बच्चों आज हम क्लास 9 के लिए न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन के लिए। क्लास 9 का हम एक जो चैप्टर फिनिश कर चुके हैं उसका आज हम रिवीजन करेंगे। ये चैप्टर था लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन को चैप्टर को कई और नेम से भी इंडिकेट किया गया है डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में। जैसे कि एक बुक में से ये भी कहा गया है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ये चैप्टर हमने प्रीवियसली फिनिश कर लिया था। आज हम इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन लेकर रिवीजन करेंगे और देन उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चन वगैरह देखेंगे। अभी ये फिलहाल हम कुछ रिवीजन के लिए पॉइंट्स देख लेते हैं, जिसमें देखो सबसे पहला पॉइंट आता है फोर्स। फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये आपके एट द एंड ऑफ ग्रेजुएशन तक काम आने वाला है, बल्कि पूरी स्टडी में आपको कहीं ना कहीं इससे पाला पड़ ही जाएगा। तो ये फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद से अच्छे इसको स्टडी करना है अच्छे से। देखिए फोर्स की सिंपल डेफिनेशन क्या कहती है। फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है। ठीक है, पहली चीज, फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को या फिर कह लें स्टेट ऑफ मूविंग कंडीशन को टेंड्स, पहला ऑप्शन आता है इसमें, टेंड्स टू चेंज, यानी चेंज कर देता है उसकी स्टेट ऑफ मोशन। मोशन की स्टेट को या तो वो चेंज कर देता है और ट्राई करता है, या फिर वो ट्राई करता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि अब देखो, या तो फोर्स अगर अच्छा खासा लगाया है, ज़्यादा फोर्स है, तब तो वो उसे चेंज कर देगा। ठीक है, कर देगा चेंज। और अगर फोर्स कम लगाया है आपने कंपेयर टू द बॉडी, तो वो चेंज नहीं कर पाएगा। सिंपल वे में हम कह सकते हैं फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है जो बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन को या तो ट्राई करता है चेंज करने का, या फिर टेंड्स टू चेंज या चेंज कर देता है। ठीक है, ये होता है सिंपल फोर्स। फोर्स की यूनिट की बात करें तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। हमेशा फोर्स की न्यूटन होगी। न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, उनके नेम पर इसकी यूनिट है। अब बात करते हैं जो फोर्स न्यूटन्स के लॉ थे रिगार्डिंग द मोशन से रिगार्डिंग जो न्यूटन्स के लॉ थे। सिंपल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो देखो फर्स्ट लॉ क्या कहता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, कंटिन्यू है मोशन में, सपोज दैट मोशन में या फिर रेस्ट में, तो वो क्या रहेगी, स्टिल कंटिन्यू इन मोशन, मोशन में ही रहेगी या फिर रेस्ट में ही रहेगी। कब तक रहेगी ये, समझ रहे, मोशन में है या कुछ में है, ये कब तक रहेगी, जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए तब तक वो क्या रहेगी, मोशन में रहेगी या फिर रेस्ट में रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेकंड लॉ क्या कहता है। सेकंड लॉ आपका कह रहा है, एक मिनट, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। जो अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स है उसके प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन बताता है कि अगर ये क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो ये क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन। अब यही साइन अगर कुछ इस तरह से हो, मान लीजिए 1/v इज इक्वल, सॉरी, प्रोपोर्शनल टू द एफ, सपोज दैट कुछ इस तरह से है, हमें नहीं पता ये क्वांटिटी कौन है, लेकिन इसका रिलेशनशिप का मतलब क्या है, अगर ये 1/, में और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाए तो ये क्वांटिटी v अगर बढ़ेगी तो ये क्वांटिटी f घटेगी, अगर ये f बढ़ेगी तो ये क्वांटिटी घटेगी। इसका उल्टा होता है इसमें, तो यहाँ पर सीधा होता है कि बढ़ने पर बढ़ेगी, घटने पर घटेगी। ठीक है, घटने पर घटेगी। तो ये कह रहे थे चेंज इन द मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन द मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक है, ये सिंपल सा इसका स्टेटमेंट है। थर्ड लॉ क्या कहता है इसका, थर्ड लॉ है आपका सिंपली, इसमें सिर्फ एक्शन रिएक्शन के बारे में, एक्शन एंड रिएक्शन के रिगार्डिंग, कि
एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या है? हर एक एक्शन के लिए एक इक्वल एंड अपोजिट क्या है? रिएक्शन है। इसके बराबर का रिएक्शन लगेगा और इसके अपोजिट रिएक्शन लगेगा। फॉर एग्जांपल इसमें हम देख सकते हैं कि इफ सपोज दैट हम फोर्स अप्लाई करते हैं अर्थ सरफेस पर। अगर हम अर्थ सरफेस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो अर्थ सरफेस भी हमारी तरफ ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, बट अपोजिट डायरेक्शन में, बट इन द सेम मैनर, सेम क्वांटिटी। दोनों की क्वांटिटी क्या है? सेम है। इस तरह से फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, देखो इनर्शिया क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है जो कि क्या करती है? किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होने का, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन या फिर चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, इसमें चेंज होने का अपोज करती है। इसे हम क्या कह सकते हैं? दो वर्ड्स में क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे सिंपली टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट अपोज टू चेंज इन पोजीशन ऑफ रेस्ट और मोशन। पोजीशन ऑफ रेस्ट और मोशन में चेंज करने के लिए अगर कोई ईगर करता है, बॉडी में कोई चेंज करता है, तो ये इनर्शिया की वजह से ऑब्जेक्ट क्या करती है? अपोज करती है। ठीक है, ये इनर्शिया की इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है आपका? मोमेंटम सिंपल डेफिनेशन होती है, ये आपका बॉडी के मास और उसकी वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इसे हम मोमेंटम कहते हैं। और ये कैसी क्वांटिटी है? ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मैंने पढ़ाया था आपको। ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट यहाँ से निकालेंगे, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और वेलोसिटी या स्पीड की यूनिट होती है आपकी मीटर पर सेकंड। तो ये यूनिट हो गई किसकी? मोमेंटम की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, शॉर्ट में लिखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि जितने भी फोर्स एक्सटर्नली अप्लाई किए गए हैं किसी सिस्टम पर, उनका टोटल टोटल मोमेंटम क्या होगा? रिमेन्स कंजर्व, यानी कि संरक्षित रहेगा। हमने भाई कई सारे फोर्स अप्लाई किए हैं, अगर फोर्स कई सारे अप्लाई किए हैं तो जो इनका मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। ठीक है, बट कंडीशन क्या रहेगी? नो एक्सटर्नल फोर्स। किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। बस जो भी फोर्स है वो उसका खुद का फोर्स होगा, उसकी खुद की एबिलिटी होगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि टोटल मोमेंटम, क्या कहेंगे हम? टोटल मोमेंटम कंजर्व। ये ऐसे ही होता है जैसे कि मान लो एक बॉडी है यहाँ पर, एक दूसरी बॉडी है, इसने इस बॉडी को स्ट्राइक किया, तो ये हो गया आपका v। इसकी अगर स्पीड है और इसकी स्पीड u है, तो ये जो थोड़ी सी आइडियल कंडीशन मिलेगी तो m इजक्वल टू एम वी। ये इस बॉडी के लिए हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका इस इनिशियल, सॉरी ये फाइनल, v फाइनल को फाइनल वेलोसिटी के लिए यूज़ किया था, तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, फाइनल और इनिशियल मोमेंटम सेम हो जाते हैं। तो और नेक्स्ट चीज इसमें क्या है कि अब आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आपने सुना होगा, पढ़ाया था। फ्रिक्शन के रिगार्डिंग क्या है? फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट में वर्क करता है। ठीक है, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट में वर्क करता है। अगर आपकी बॉडी की मोशन इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन कहाँ वर्क करेगा? अपोजिट में। और ये कैसे वर्क करता है? बॉडी है कोई और ये सरफेस है, तो इस बॉडी और सरफेस के बीच में वर्क करेगा। डायरेक्शन मोशन ये है तो इसके अपोजिट में ऐसे वर्क करेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है। अब थोड़े बहुत पॉइंट्स और हैं, यहाँ हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे। चलिए नेक्स्ट इसमें क्या है आपका कि अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg। इस पॉइंट का मतलब यह है कि अगर 1 किलो की कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उस पर अगर आपने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है, कितना? 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है, F 1 न्यूटन और M मास,
तो इस कंडीशन में उसका एक्सेलरेशन ए कितना होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, ये सिंपल सा इसका एक फंडा है, या फिर आप कह सकते हैं एक पॉइंट है कि अगर 1 किलो की ऑब्जेक्ट पे आप 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ए इजिकल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इजिकल टू एम ए। एफ की वैल्यू क्या होगी 1, एम की वैल्यू 1 इंटू ए, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यही तो होगा। ये है सिंपल कहने का मतलब। अगला पॉइंट ये है यहाँ पर कि अ सेट ऑफ फोर्स एक्टिंग बॉडी प्रोड्यूस नो एक्सीलरेशन। हम कहते हैं उसे, अगर कई सारे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं किसी बॉडी पर, ठीक है, ठीक है, बहुत सारे फोर्स हैं, और यहाँ पर नो एक्सीलरेशन है, कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, तो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स। अब दूसरी कंडीशन पर आ जाए कि कई सारे फोर्स इस तरह से अप्लाई हो रहे हैं एक पॉइंट पर, तो अगर यहाँ पर ये कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, कोई एक्सेलरेशन इन्होंने प्रोड्यूस कर दिया, नॉन जीरो कहने इसको, कि अगर कुछ भी है नॉन जीरो है एक्सेलरेशन आपका, नॉन जीरो एक्सेलरेशन है, तो इस कंडीशन में इसे हम कहेंगे अनबैलेंस फोर्स। ये डेफिनेशन है, याद रखना। बैलेंस फोर्स क्या होता है, इफ देयर आर लॉट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी and there is no acceleration, then it is called balanced force. And there is lot of forces are acting on a body and there is non-zero acceleration, means something acceleration but not a zero, zero नहीं है, कुछ भी है, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, माइनस में प्लस में, then it is the force called unbalanced force। सिंपल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, friction is a force exerted parallel to two surfaces in contact, effect of friction is to oppose slipping of two surfaces against each other। ये कह रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स, वही चीज़ रिपीट करके आ गई यहाँ पर, फ्रिक्शन फोर्स जो है आपके, वो ऐसा फोर्स है जो कि बॉडी की मोशन को अपोज करता है और बॉडी की स्लिप होने को बचाता है, स्लिप से बचाता है बॉडी को, फिसलने से, घिसने से, इससे बचाता है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स से आप फिसलने से बच जाते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि अगर force by which earth attacked body is called the weight of body equal to mass of the body multiply with this। देखो पॉइंट, अगला पॉइंट ये कह रहा है कि अर्थ जो फोर्स अप्लाई करती है किसी भी बॉडी पर, अर्थ अप्लाइड फोर्स, जो बॉडी पर अर्थ अप्लाई करती है फोर्स, वो फोर्स क्या होता है, उसका खुद का वेट होता है बॉडी का, ठीक है, इज इक्वल टू द वेट ऑफ बॉडी। बॉडी का खुद का वेट होता है जो अर्थ अप्लाई करती है। ठीक है, अब इसको आप चेक कैसे करोगे, ये वेट, वेट इज इक्वल टू होता है आपका बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का एक्सेलरेशन बॉडी के मास में मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका वेट ऑफ बॉडी, और ये फोर्स जो अर्थ अप्लाई कर रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका कि अगर आप चेक करना चाहें, फॉर्मूला हम बता चुके हैं, एक ये फॉर्मूला हम चेक कर चुके हैं, एफ इजिकल टू एम ए। एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा था, एफ इजिकल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, कुछ इस तरह से पढ़ा था। इसको आप इक्वल कर देते हैं एक कांस्टेंट की वजह से, और कांस्टेंट आपका के अगर हम मान लें तो उसकी वैल्यू 1 लेके चलते हैं हम फॉर्मूले में, हमने इस तरह से यूज़ किया था ना ये। तो एफ इजिकल टू के डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, इस के की वैल्यू मानते हैं 1, तो एफ इजिकल टू हो जाता है पी टू माइनस पी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, चेंज इन द मोमेंटम। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आपकी, 1 न्यूटन के अंदर कितना होता है, 10⁵ डाइन होता है, ध्यान रखिएगा। ये डाइन जो होती है न्यूटन की छोटी यूनिट है, जैसे कि किलोमीटर की यूनिट छोटी वाली कौन सी होती है, मीटर, या फिर इससे भी छोटी होती है सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, तो इसलिए 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, यानी कि 10 की जीरो जो है कितनी बार आएगा, 5 बार ये। ठीक है, याद रखना। अब आता है 1 किलोग्राम वाट, 1 किलो वेट, वाट नहीं सॉरी, 1 किलो वेट अगर कहें किसी भी क्वेश्चन में, तो आप समझ जाना ये क्या है, 9.8 न्यूटन फोर्स है। अगर कहीं कहा जाए 1 किलोग्राम वेट है, तो इसका मतलब 9.8 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है। ध्यान से इसको समझने की चीज़ है, बहुत ही मतलब माइनर से टॉपिक्स हैं जिनको आप प्रॉपर्ली समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं। फाइनल पॉइंट आपका आता है इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स में क्या होता है यहाँ पे कि जब आप किसी बहुत ही फोर्स अप्लाई करते हैं और बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए प्रोड्यूस करते हैं,
तो बहुत बड़ा चेंज आता है आपके मोमेंटम में बॉडी के, तो क्या कहेंगे? फोर्स, फोर्स अप्लाइड, force applied in very short period, very short period, and gives large change in momentum. ठीक है, बॉडी के चेंज मोमेंटम में बहुत बड़ा चेंज करता है, तो इसे हम कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स, और इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, ऐसा यूनिट होती है इसकी, न्यूटन इंटू सेकेंड। तो ये कुछ हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था जिसे हमने आज एक्सप्लेन किया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो अगले लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल रिवीजन वाइज करेंगे, जिसमें उम्मीद करता हूँ आप ध्यान से इसको सुनेंगे, समझेंगे, और इसको रिपीट कर लो एक बार अच्छे से चैप्टर को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।